हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के रैपिड रिवीजन सेशन को। और आज के सेशन का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इस चैप्टर के अंदर हमने 6 लेक्चर्स में इस चैप्टर को कवर अप किया था। और जो जो टॉपिक हमने कवर अप किए थे, पहला टॉपिक हमारा था मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, जिसके अंदर हमने 3 मेन टॉपिक कवर किए: ऑडिट का मीनिंग, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। बिसाइड्स दिस हमने टॉपिक कवर अप किया था व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमने क्लास में डिस्कस किया था दैट वाज मीनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, स्कोप ऑफ ऑडिट and aspects to be covered in an audit। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, मीनिंग। हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म ऑडिट? अ सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट डिटेल्ड एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, whether that entity is a profit making or not, irrespective of its size, form, so as to express an opinion किस पर? On true and fair view of state of affairs, जिसमें assets liabilities आ जाएंगी, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं हम, एंड फाइनेंशियल रिजल्ट, इनकम एंड एक्सपेंसेस की या प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात कर रहे हैं। तो ऑडिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज अ सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, डिटेल्ड, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, फॉर्म, सो एज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर इसमें एक टॉपिक आया था दैट वाज what are the various points that are to be ensured that financial statement किसी को मिसलीड ना करे। तो बड़े जनरल अकाउंटिंग से रिलेटेड पॉइंट थे। पॉइंट नंबर 1, लेजर बैलेंस एग्री करते हैं विद द एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉर ऑल द एंट्रीज दैट आर एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, sufficient evidences are available. All transactions that occur during the year are recorded in the books of account. That means we are talking about the completeness of recording. Information contained in financial statement is clear and unambiguous. Here we are talking about that financial transactions that are recorded in the books of account are accurate with understandability, कि जिस वे में उनको रिकॉर्ड किया गया है उसी वे में उनको समझा जा सके, किसी भी तरह की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। अमाउंट शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड in compliance with the applicable accounting standards, and financial statement reflect करता है true and fair view of financial position and the financial results। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था अबाउट द मीनिंग ऑफ द ऑडिट, और उसके अंदर वेरियस पॉइंट्स जो हमें इंश्योर करने हैं कि वो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हों। इन्हीं के थ्रू हम कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट मिसलीड द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयर आफ्टर फिर हमने बात की थी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव की। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर की ये ओपिनियन हेल्प करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर को इन डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर्स द ऑडिटर्स कंक्लूजन whether the financial statements are being prepared in all material respects as per the requirements of financial reporting framework।
but at the same time, it should be kept in mind that auditor's opinion cannot be considered as an assurance किस चीज का, as to the future viability of the entity or the efficiency or the effectiveness with which the business operations are being carried out in the entity, या with which the management has carried out the business operations. So auditor's opinion cannot be considered as a guarantee that this entity will continue for the future. No guarantee. Auditor's opinion cannot be considered as an assurance as to the future viability or the efficiency or the effectiveness with which the management is carrying out the business operations. Thereafter, फिर हमने डिस्कस किया था ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स को. ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वो एज पर एसए 200 डिफाइन है. ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है that is to obtain a reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement whether caused due to error or due to fraud, so as to enable him to express an opinion that financial statements are being prepared in all material respect as per the requirement of financial reporting framework. इसके बाद फिर ऑडिट का स्कोप आ जाता है. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं या हमारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम ऑडिट के स्कोप को डिटरमिन करते हैं? तीन चीजें. नंबर 1, टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट. नंबर 2, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. एंड नंबर 3, प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द आईसीएआई एंड द रेगुलेटर. तो स्कोप इज बीइंग डिटरमिन considering the terms of the engagements as agreed with the client and specified in letter of engagement, statutory provisions and pronouncements of the ICAI and the regulatory authorities. फिर इसके बाद बात आती है the various points that are to be considered in determining the scope of audit. ये टॉपिक मैंने आपको नोटिंग के लिए दिया था होमवर्क में, बुक में से आपको नोट करना था याद करके, तो मैं इसको बुक में से ही आपको रिवाइज करा देता हूं. ऑडिटर को अपने स्कोप को डिटरमिन करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि ऑडिट में वो कवर करे किसको? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटिटी दैट आर रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ही शुड determine the sufficiency and appropriateness of the information contained in the accounting record. For this purpose, auditor is required to evaluate accounting systems and the internal controls, and at the same time he is required to perform necessary tests, inquiries and other verification procedures of accounting transaction and the accounting balances. तो बेसिकली यहां पर ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट कर रहा है. तो ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो मैंने आपको ऑडिट प्रोसीजर की टाइप्स में बताए थे, और दूसरे पॉइंट में ऑडिटर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन सब्सटेंटिव प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा है. तो ऑडिटर इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर रहा है किस लिए? टू असेस कि जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इंक्लूड की गई है, दैट इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड द अफेयर्स ऑफ दिस एंटिटी. Auditor is required to determine whether the information is appropriately disclosed in the financial statement. So, for this purpose, auditor is required to evaluate, compare the financial statements elements with the underlying record, that means books of account. He should consider whether the judgments that are used by the management in preparation of the financial statements are appropriate and reasonable. Besides this, we cannot expect from the auditor to do such activities that are outside the scope of his competence, and at the same time, if any limitation is imposed on the scope of the auditor's ability to express an unmodified opinion, such limitations should be disclosed by the auditor in his audit report. So, 5 point. Number 1, auditor is required to examine all aspects related with the financial information.
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस को असेस करने के लिए ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल्स, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. Third number, whether the information is properly disclosed in the financial statement. For that purpose, he is required to compare the financial statement with the underlying record and evaluate the judgments used by the management in the preparation of the financial statement. Besides this, you cannot expect the auditor to perform such duties that are outside the scope of his competency, and limitation, if any, imposed on the scope of the auditor work need to be disclosed by the auditor in his audit report. Besides this, फिर इसके बाद हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता था, वेरियस एस्पेक्ट्स दैट आर टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट. सबसे पहले तो वही चीजें आ गई कि ऑडिटर को अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एग्जामिन करना है. बिसाइड्स दिस, जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनके लिए जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं उनको रिव्यू करना है. ये उसकी एक प्रिलिमिनरी वर्किंग का पार्ट आ जाता है. तो नंबर 1, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल. रिव्यू वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, इवेल्युएट वर्ड भी यूज कर सकते हो. रिव्यू सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटी. फिर 3 पॉइंट हमारे आते थे अकाउंटिंग से रिलेटेड. वाउचिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एज एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. देयरआफ्टर फिर बात आ जाती है रिपोर्टिंग की. ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड कैश फ्लोज. बिसाइड्स दिस, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन सर्टेन अदर मैटर लाइक reporting over CARO, reporting over internal financial control, reporting over matters stated under section 143 subsection 3, reported over the matters stated under section rule number 11 of companies audit and auditor rules 2014. So auditor को अपने स्कोप में किन किन चीजों को कवर अप करके चलना है. नंबर 1 पर पहले 2 पॉइंट आएंगे, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल. नंबर 2 पर बात आ जाएगी रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बिजनेस ऑपरेशन. फिर 3 पॉइंट आएंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड, वाउचिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, verification of assets and liabilities that exist on the balance sheet date, and compliance of the statutory requirements relating to maintenance of books of account and the accounting record. फिर इसके बाद 2 पॉइंट आएंगे हमारे रिपोर्टिंग के. ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ financial statement that comprise balance sheet, P&L, cash flow statement, statement of changes in equity. तो in a relation to that, auditor is required to express opinion. क्या बैलेंस शीट स्टेट ऑफ अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है? क्या स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट और लॉस का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है? क्या कैश फ्लोज आर बीइंग appropriately reflected through the cash flow statement etc. और लास्ट में ऑडिटर की ड्यूटी बनती है टू रिपोर्ट ऑन अदर मैटर्स दैट आर पार्ट ऑफ हिज स्कोप ऑफ वर्क. दैट इज रिपोर्टिंग ओवर कारो, reporting over section 143 subsection 3, reporting over the IFC internal financial control, reporting over the matter covered under rule number 11. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वेरियस एस्पेक्ट्स जो ऑडिटर को अपने ऑडिट के अंदर कवर अप करने हैं. इसके बाद फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑडिट का. वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं. 2 तरह की ऑडिट है, एक वॉलंटरी और दूसरी स्टैट्यूटरी. ऑडिट के क्या फायदे हैं, ऑडिट के बेनिफिट्स, क्लास के रेगुलर क्लासेस के अंदर भी शायद मैंने इसको 5 या 6 बार रिवाइज कराया होगा. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फंड प्रोवाइडर, टू पुट अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज, सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस विद द गवर्नमेंट, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. तीनों पॉइंट हमारे सेटलमेंट से रिलेटेड है. ग्रांट ऑफ सब्सिडीज, लाइसेंस, लोन्स एटसेट्रा, अप्रेजल ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड ensuring timely and proper maintenance of the accounting records या books of account. ये वो टॉपिक हैं जो हमारे लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस हुए थे.
आपको इनको बुक से रीडिंग का काम मैं क्लास के दौरान ही देता था। आई बिलीव आपने इनको कवर अप जरूर किया होगा बुक से। लर्निंग आप बुक से करना चाहें बुक से कर सकते हैं, नोट्स में से करना चाहें तो नोट्स में से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पॉइंट्स जो बुक के हैं वही पॉइंट्स मैंने आपको नोट्स में बनवा रखे हैं। मेन हेडिंग्स पॉइंट्स याद रहने चाहिए, अंदर का मैटर जो रिलेटेड मैटर है बेस्ड ऑन द पॉइंट्स आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फिर आ जाता है हमारा लेक्चर नंबर 2 के टॉपिक्स। लेक्चर नंबर 2 में हमने सबसे पहले टॉपिक डिस्कस किया था इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट का। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट कौन से स्टैंडर्ड में बताई गई थी? एज पर एसए 200। एसए 200 का क्या नाम है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ये स्टैंडर्ड क्या कहता है? इसका क्या एक प्रिंसिपल है? दैट ऑडिटर को एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना होता है और उससे ना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता और ना ही वो एक्चुअल में ये काम कर सकता। क्या? टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो एंड हेंस ही कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस that financial statements are free from material misstatement. So auditor एक reasonable assurance ही लेता है and this is because जो ऑडिट है इट सफर्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। क्या क्या वो इनहेरेंट लिमिटेशन है उसकी बात करते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट ये बनाई जाती हैं किसके बेसिस पर? अकाउंटिंग पॉलिसीज के बेसिस पर, जिसका सिलेक्शन किसने करना है? मैनेजमेंट ने करना है। और मैनेजमेंट ने बायस्ड होकर के सिलेक्शन किया तो बुक्स ऑफ अकाउंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही गलतियां हैं जो किसके कारण है? रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के कारण। इसके अलावा मैनेजमेंट की जजमेंट्स यूज्ड होती हैं इन determination of accounting estimates like provision for taxation, provision for depreciation, provision for bad and doubtful debt, contingent liabilities के disclosures। यहां पर सारी जगह पर मैनेजमेंट की जजमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। एज ए रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्यों? सब्जेक्टिविटी माइट बी देयर, बायसनेस हो सकती है मैनेजमेंट की इन प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देयर आफ्टर फिर हमने दूसरी लिमिटेशन की बात की थी एंड सेकेंड लिमिटेशन वाज नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर के अपने प्रोसीजर्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं दैट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ऑडिटर जो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करता है दैट आर परसुएसिव इन नेचर रादर देन कंक्लूसिव इन नेचर। देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन्स do not provide him the complete information. So there are practical and legal limitations on the auditor's ability to collect audit evidences. Example, management and other persons within the entity might not provide him the complete information either intentionally or unintentionally. Second one, audit procedure may be ineffective in certain circumstances. For example, detection of fraud and fraud is being committed by senior management. And further, audit is not an official investigation into the wrongdoings of the company. So, audit suffers from some limitation due to this nature of audit procedures. And in addition, auditor is required to collect audit evidences that are persuasive in nature rather than, याद आ गया होगा, rather than conclusive। persuasive, conclusive डिटेल में डिस्कस किया था एग्जांपल के साथ कौन से एविडेंस कंक्लूसिव नेचर के होते हैं और कब कंक्लूसिव नेचर के एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑडिट के अंदर परसुएसिव नेचर के एविडेंसेस होते हैं जो ऑडिटर को एक ओपिनियन फ्रेम करने में हेल्प करते हैं। और
उन एविडेंसेस के बेसिस पर ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात नहीं कर सकता। तीसरी लिमिटेशन क्या थी? दैट वाज टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। जो इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, यदि वो इंफॉर्मेशन लेट मिले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देरी से प्रोवाइड की जाए, तो ऑडिटर के प्रोसीजर्स अफेक्ट होते ही होते हैं। डिलेड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि ऑडिट को एक रीजनेबल स्मॉल टाइम में एट द लोअर कॉस्ट कंप्लीट किया जाए, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ऑडिटर might not be able to perform the required procedure and collect sufficient appropriate audit evidence। ये एक लिमिटेशन तो जरूर बता दी गई, बट एट द सेम टाइम इसको क्लैरिफाई भी कर दिया गया कि एक प्रोसीजर को परफॉर्म करने में कोई डिफिकल्टी है, टाइम कम है, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ये अपने आप में कोई वैलिड बेसिस नहीं है एक प्रोसीजर को इग्नोर करने का, एक प्रोसीजर को परफॉर्म ना करने का, and particularly in a situation when audit evidences cannot be obtained by performing alternate procedures। तो यदि एक ही प्रोसीजर है, ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं है और वो डिफिकल्ट है, टाइम ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, तो कोई ये वैलिड बेस नहीं है इस प्रोसीजर को छोड़ने का। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी, ध्यान होगा आपको, इसको डिस्कस भी किया था, इसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं। मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम, cost involved are not itself a valid basis to omit an audit procedure for which there is no alternative, or to collect the audit evidences that are less persuasive in nature। एक तो हम कंक्लूसिव एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकते, और उसमें भी हम परसुएसिव एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस पर तो हम नहीं रिलाई कर सकते। नंबर 4, अदर फैक्टर। ऑडिट सफर्स फ्रॉम 4 लिमिटेशन, 4 लिमिटेशन। क्या क्या? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, एंड नंबर 4, अदर मैटर्स लाइक फ्रॉड कमिटेड बाय सीनियर मैनेजमेंट, omission of recording of financial transactions in books of account। ऑडिटर कोई अंतर्यामी थोड़ी है कि आंख बंद करेगा और सोचेगा कौन कौन सी ट्रांजैक्शन छुपाई गई है मेरे सामने आ जाएं, हो ही नहीं सकता ऐसे। और सबसे बड़ी बात, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होती तो मैं डिटेल में जाता, मैं कोशिश करता पूरी कि जो ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड भी नहीं है मुझे उसको भी फाइंड आउट करना है। मेरा स्कोप ऑडिट से बहुत ज्यादा हो जाता इन्वेस्टिगेशन में जाता तो, बट हम तो ऑडिट कर रहे हैं। नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट ही लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही, देन आप ऑडिट में कैसे एक्सपेक्ट करोगे मेरे से कि मैं सारी की सारी गलतियों को निकाल लूं। चेंजेस इन पॉलिसीज, मैनेजमेंट ने पॉलिसीज में चेंज किया बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी एक्सप्लेनेशंस के। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं विद द रिलेटेड पार्टीज। फ्यूचर इवेंट दैट मे कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। इसका एक स्टैंडर्ड आएगा पूरा SA 570, इसका स्टैंडर्ड है SA 550, फ्रॉड का स्टैंडर्ड है SA 240, लॉ का स्टैंडर्ड है SA 250। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है ना, जैसे इंट्रोडक्शन से आप आगे बढ़े थोड़ी और डिटेल मिली, जैसे जैसे और आगे जाओगे चीजें इंटरलिंक्ड होंगी। तो जब चीजें इंटरलिंक्ड होंगी ना, जब आप पहले 4 या 5 चैप्टर पढ़ लोगे, देन आपको आइडिया लगेगा यस ऑडिट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ऑडिट की नॉलेज हमें एक ट्रू प्रोफेशनल बनाती है, और वो प्रोफेशनल जो अपडेटेड नॉलेज के साथ इन कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए अपनी ऑडिट करता है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे आपने ऐसे दोस्तों में पढ़ा होगा, प्रोफेशनल जजमेंट, आपकी नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड, उसी के बेसिस पर आप अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो जैसे जैसे जब ये चीजें पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, तो फिर
कुछ चीजों को लिंक्ड करना आपको आना चाहिए। जब मैंने रेगुलर क्लास ली, मैंने ये स्टैंडर्ड नहीं कराए, मैंने कहा कंफ्यूज हो जाओगे। अब रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन हो सकता है आपके 4th 5th चैप्टर हो चुके हो जिस टाइम आप ये रिवीजन क्लास देख रहे हो, तो आपको इन स्टैंडर्ड्स का आइडिया होगा। नहीं है अभी अभी आपने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आगे जाकर के चैप्टर 3 पढ़ोगे तब ये स्टैंडर्ड का रेफरेंस सबका आ जाएगा। सो ऑडिट को एक लिंक सब्जेक्ट मानकर चलिएगा। मैंने क्लास में भी बताया, ऑडिट एज ए आइसोलेटेड सब्जेक्ट देखना पूरी तरह से गलत है। ऑडिट को एप्लीकेशन की तरह से लेकर के चलना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, अकाउंट, ऑडिट, अकाउंट, लॉ, टैक्सेशन, कॉस्टिंग। तो जब आप सारे सब्जेक्ट को कंसीडर करके चलते हो और फिर उन सब्जेक्ट्स की नॉलेज को एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर अप्लाई करते हो फॉर अ स्टेटेड पर्पस, दैट इज अ ट्रू ऑडिट। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट क्या है? एक सिस्टेमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of an entity with an objective to obtain a reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement. Investigation क्या है? एक critical examination of a subject matter for a stated purpose, जिसके मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाए थे। इन्वेस्टिगेशन इनटू फ्रॉड, इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑनरशिप, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द entity. Second, audit. It never started with the preconceived notion about the state of affair. ये चीजों को पहले से गलत नहीं मान करके चलती है, लेकिन जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो ये हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में प्री कंसीव्ड नोशन के साथ चलता है। फ्रॉड हुआ है, कुछ गलत हुआ है, मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, चोरी हुई है, एसेट्स मिसअप्रोप्रिएट हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ कर रखी है। तो जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो इन्वेस्टिगेशन होता ही वहीं पर है जहां पर सस्पेक्ट होता है कि गलत हुआ है। सो समटाइम्स इन्वेस्टिगेशन मे बी रिक्वायर्ड बेस्ड अपॉन द फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिटर। आपको याद होगा मैंने क्लास में आपको 2G स्कैम के बारे में, कोल स्कैम के बारे में इनको डिस्कस किया था, कैसे हम ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन उसके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करके इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि इन मैनी केसेस ऑडिट में लीड टू द इन्वेस्टिगेशंस। और भूल गए हो तो एक बार रेगुलर क्लास को 2x की स्पीड में देखना रिवाइज करने के लिए। ऑडिट इज जनरली कैरिड आउट ऑन एनुअल बेसिस, इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ऑडिट की फाइंडिंग्स ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है एज पर द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय SA 700, जबकि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दैट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्सन जिसकी रिक्वेस्ट पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी। एविडेंसेस कलेक्टेड ड्यूरिंग द ऑडिट आर परसुएसिव इन नेचर, लेकिन एविडेंसेस कलेक्टेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आर कंक्लूसिव इन नेचर। तो ये हमारा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था अबाउट इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। इसके बाद फिर हमने एक टॉपिक लिया था रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद द अदर डिसिप्लिन, लॉ के साथ, अकाउंट्स के साथ, डेटा प्रोसेसिंग के साथ, प्रोडक्शन के साथ और कॉस्टिंग के साथ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ, बिहेवियरल साइंस के साथ। तो इस टॉपिक को तो मैं रिवीजन से एक्सक्लूड कर रहा हूं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था और एज सच एग्जाम पॉइंट के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट स्टिल सेशन खत्म होने के बाद आप 5 मिनट लगाकर एक बार बुक में से रीडिंग जरूर ले लेना। पता नहीं चलता, कई बार अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। देयर आफ्टर अब मैं चलता हूं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। हमने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को 2 कैटेगरीज में बांटा था। पहली कैटेगरी स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल की, जिसमें आज तक सिर्फ एक स्टैंडर्ड इशूड हुआ है जिसका नंबर है SQC1। इट इज अ पेरेंट स्टैंडर्ड that deals with the quality control for the firm that perform
ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड द रिलेटेड सर्विसेज। नंबर 2 पर आ गए थे सारे के सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या है? जो डील करते हैं ऑडिट को, रिव्यू को, अदर एश्योरेंस को एंड रिलेटेड स्टैंडर्ड को। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड दैट इज बेस्ड ऑन ए अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट क्या है? एक अम्ब्रेला है, अच्छी तो नहीं बनी बट ठीक ठाक सी बन गई है। एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इसकी एक आर्म है, दूसरी आर्म इसकी एसआरई है, एक एसएई है, एक एसआरएस है, और ये अम्ब्रेला क्या है? ईएस, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। इसी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर ये चारों के चारों स्टैंडर्ड कवर्ड अप होते हैं। आपको क्वेश्चन भी मिलेगा कि SA, SARE, SAE, SRS are collectively known as the engagement standard. Explain। तो फिर ये उसकी क्लासिफिकेशन थी जो मैंने आपको कराई थी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये अप्लाई होते हैं इन द ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। SRE ये अप्लाई होते हैं इन द रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। SAE ये अप्लाई होते हैं इन द एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू। और SRS ये अप्लाई होते हैं इन एंगेजमेंट्स अदर देन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो ये चार तरह के स्टैंडर्ड थे हमारे। SA में कॉन्सेप्ट रीजनेबल एश्योरेंस का आता है, जबकि SRE एंड SAE इनमें मॉडरेट एश्योरेंस आता है। SRS नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। हाउ द स्टैंडर्ड्स आर बीइंग इशूड। आईसीएआई की काउंसिल की जो नॉन स्टैंडिंग कमेटी है जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, वो आइडेंटिफाई करती है उन एरियाज को जहां पर स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करने की आवश्यकता है। फिर स्टडी ग्रुप बनाया जाता है जो असिस्ट करता है ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड को इन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड। स्टडी ग्रुप एक ड्राफ्ट तैयार करता है और इसको सबमिट कर देता है ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड को। देयर आफ्टर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इसका एक्सपोजर ड्राफ्ट फॉर पब्लिक कमेंट रिलीज करता है। आफ्टर रिसीविंग द पब्लिक कमेंट एंड कंसीडरिंग द पब्लिक कमेंट, फाइनल स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है, काउंसिल को सबमिट कर दिया जाता है और काउंसिल इसको अपनी अथॉरिटी में इशू करती है। फिर हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड एंड रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इसके लिए मैंने आपको ध्यान हो आईसीएआई की वेबसाइट विजिट कराई थी, उस पर कमेटी सेक्शन के अंदर गए थे। दो तरह की कमेटी होती थी, एक स्टैंडिंग एक नॉन स्टैंडिंग कमेटी। नॉन स्टैंडिंग कमेटी में बहुत सारी कमेटीज थी जिसमें एक कमेटी ये थी, और वहीं से मैंने आपको इनके फंक्शंस कवर अप कराए थे। बट चलो आज एक बार बुक में से भी कवर अप करा देता हूं। उन फंक्शंस को हम चार कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की आ जाती है, दूसरी कैटेगरी गाइडेंस नोट की आ जाती है, तीसरी क्लैरिफिकेशन की और फोर्थ टेक्निकल गाइड की। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का मेन काम क्या है? इनका काम है, एक सेकंड जरा रुकिए, इनका काम क्या है? वर्ल्ड वाइड जो ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं उनको रिव्यू करना एंड आइडेंटिफाई द एरिया जहां पर एसक्यूसी स्टेटमेंट्स स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को बनाने की आवश्यकता है। देयर आफ्टर फॉर्मुलेट करना एंगेजमेंट स्टैंडर्ड को, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को, सो दैट दे मे बी इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द आईसीएआई। फिर जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट हो गए, इनको रिव्यू करना बेस्ड अपॉन देयर रेलिवेंसी इन द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस, और यदि कहीं पर कोई भी रिवीजन करनी है तो उनको रिवाइज करना। फिर नंबर 4 पर बात आ जाती है किसी पर्टिकुलर मैटर पर, जो चाहे वो लॉ के कारण एराइज हुआ या वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के कारण एराइज हुआ या किसी भी और कारणों से कोई मैटर इशू क्रिएट हो रहा है जहां पर आईसीएआई को लगता है मेंबर्स को गाइडेंस की जरूरत है इन रिलेशन टू सर्टेन मैटर, तो उन एरियाज में गाइडेंस नोट्स को डेवलप करना।
देयर आफ्टर इन गाइडेंस नोट्स को रिव्यू करना इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस टू असेस क्या इनकी आज की डेट में रेलिवेंसी है और वेदर दे रिक्वायर एनी रिवीजन। तो पहले 3 पॉइंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड स्टेटमेंट्स के, ये 2 पॉइंट गाइडेंस नोट के, और फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू फॉर्मुलेट जनरल क्लैरिफिकेशन इन रिलेशन टू सर्टेन मैटर दैट अराइज फ्रॉम द स्टैंडर्ड। उस जब वेबसाइट विजिट कराई थी आपको तो उसमें क्लैरिफिकेशन, टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल, इंप्लीमेंटेशन गाइड, ये बड़े सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाए थे। टू फॉर्मुलेट एंड इशू टेक्निकल गाइड, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडीज एंड अदर पेपर अंडर इट्स ओन अथॉरिटी टू गाइड द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। तो ये टॉपिक आपको लर्न करना है। नेक्स्ट, फिर एक और टॉपिक जो कराया था, रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड टू एस्टैब्लिश हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट that are generally accepted and recognized by investors, auditor, government, banking regulator, security regulator, etc. Establish high quality standard and guidance for other type of assurance services. Establish high quality and standards for other related services. Establish high quality standards for quality control and publish other pronouncements on auditing and assurance matter. तो ये हमने टॉपिक कवर अप किए थे इन रिलेशन टू क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। तो ये हमारा काम हुआ लेक्चर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 का। इसके बाद फिर हम आ गए थे लेक्चर नंबर 3 पर। तो 3 और 4 इनको मैं अलग सेशन में रिकॉर्ड करूंगा। 1 और 2 लेक्चर का जो लगभग हमारे 4 से 5 घंटे हमने लगाए थे वो शायद कितनी देर में 37 मिनट्स में कंप्लीट हो गया है। तो इस सेशन को यहीं पर रोकेंगे। ठीक, आपको कुछ और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें याद आ रही हो, अरे ये क्वेश्चन भी याद करना था, ये सर ने क्लास में होमवर्क दिया था, ये नहीं हुआ था, तो पहले उसको कर लो। 2 लेक्चर का काम हो चुका है। नेक्स्ट 2 लेक्चर का काम फिर आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर करवाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बेशक पॉज कर देना। मैं इस चैप्टर के सारे वीडियोस रिकॉर्ड अलग अलग करूंगा, बट बाद में 2 या 3 जितने भी वीडियोस होंगे एक चैप्टर के, उनको मर्ज करके आपको सिंगल वीडियो अवेलेबल कराऊंगा चैप्टर वाइज का। तो यदि आपको लगता है कि हां आपका कोई पेंडिंग काम नहीं है इन दोनों लेक्चर के रिलेशन में, कंटिन्यू करो। ठीक, कलर बार के बाद नेक्स्ट वीडियो की स्लाइड आ जाएगी और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट मैं अभी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेक्चर 3 और 4 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कोशिश करिएगा जो पेंडिंग टॉपिक रह गए हैं आपके, जो आपने रिवाइज नहीं करे थे खुद बाद में या जिनकी रिटन प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके उनको पहले करना और फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करना। बाय। वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 1 की रैपिड रिवीजन को। और उसमें लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर लिए थे वो थे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, टाइप्स ऑफ ऑडिट, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। इसके बाद इसमें टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का। एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है और वो ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा जैसे जैसे आप बाकी के चैप्टर्स को करते चले जाओगे। तो इसको तो ना ही ये एग्जाम में कभी पूछा जाएगा, ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए था, हाउ द वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर बीइंग क्लासिफाइड। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट के ऊपर। ये भी दोनों आईसीएआई की प्रोनाउंसमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स क्या हैं?
वो डॉक्यूमेंट जो आईसीएआई ने इशू करे हैं ऑन सर्टेन क्रिटिकल मैटर जिनके ऊपर मेंबर्स को कंप्लायंस इंश्योर करनी है। गाइडेंस नोट क्या है? ये भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आईसीएआई ने इशू करे हैं उन मैटर के ऊपर ऑन विच द मेंबर्स में रिक्वायर असिस्टेंस। अब क्योंकि स्टेटमेंट्स क्रिटिकल मैटर के ऊपर इशू की जाती हैं एंड हेंस स्टेटमेंट्स की कंप्लायंस मैंडेटरी नेचर की होती है, लेकिन गाइडेंस नोट की कंप्लायंस रिकमेंडेटरी नेचर की है। और यदि एक ऐसी सिचुएशन में मेंबर है जहां पर उसको लगता है गाइडेंस नोट में जो प्रोसीजर बताए गए हैं उससे बेटर प्रोसीजर परफॉर्म करने पर बेटर रिजल्ट आएंगे, ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट्स के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। स्टेटमेंट की कंप्लायंस मैंडेटरी है, आपको स्टेटमेंट्स को फॉलो करना ही होगा व्हाइल कैरिंग आउट द ऑडिट। गाइडेंस नोट की कंप्लायंस रिकमेंडेटरी इन नेचर। Duties of member in relation to statements, members are required to follow the requirements of the statements while performing the audit work without any exception. However, in case of guidance note there is an exception, and exception is that when it appears to the member that other procedures can be applied in a better manner. In that case, auditor may follow other procedures in spite of the procedure as stated in the guidance note. Example of statement, एक ही example है, statement under section 227(1)(a) of the Companies Act 2013, जो आज 227(1)(a) of Companies Act 1956, जो आज की डेट में है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें हम 6 मैटर को कवर अप करते हैं। आपको ध्यान है अभी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान तो कंपनी ऑडिट के चैप्टर में आप पढ़ोगे ही। रिवीजन इसकी भी साथ साथ करा देता हूं, क्योंकि यदि कोई टॉपिक आ रहा है और उसको लिंक करके चलोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाओगे। क्या है वो 6 मैटर? कंपनी ने कोई लोन एंड एडवांस दिया है अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी, वेदर सच लोन्स एंड एडवांसेस आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। Transactions represented by book entries are not prejudicial to the interests of the company. In respect of non-banking and non-investment company, whether the share, debenture and other securities are being sold at a price lower than acquisition cost, whether loan and advances are shown as deposit, whether personal expenses are charged as revenue, in case of shares issued at the cash, whether cash actually been received, and if not, whether the books of account shows the correct position as to मनी इन अरियर। गाइडेंस नोट के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अकाउंटिंग के गाइडेंस नोट है, ऑडिटिंग के गाइडेंस नोट है, कुछ गाइडेंस नोट जिनका रेफरेंस हम अपने प्रोफेशन में या सब्जेक्ट के अंदर बार बार करते हैं, उनके नाम मैंने यहां पर लिखवाए थे आपको। गाइडेंस नोट कारो 2020 का, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमने किया था दैट वाज क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की क्वालिटीज बेस्ड अपॉन द जजमेंट जो जस्टिस लिंडले ने दी थी इन द केस ऑफ लंदन एंड जनरल बैंक केस। आपको ये केस ध्यान ही होगा, इसको मैंने आपको बुक से रीड कराया था, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट स्टडी मटेरियल ने डाला हुआ था और उसमें से हमने कीवर्ड्स निकाल लिए थे सारे, और सारी क्वालिटीज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? एक थी पर्सनल क्वालिटीज और दूसरी टेक्निकल क्वालिटीज। पर्सनल क्वालिटीज में कौन कौन से वर्ड थे? जो की वर्ड थे वो सारे मैंने आपको नोट डाउन करवाए थे। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, लीडरशिप एबिलिटी, tactful approach, reliability, confidentiality, due diligence, competency, good temper, patience, caution, firmness, clear headedness. And technical qualities, auditor must have updated knowledge किसकी? business laws, corporate laws, economic laws, taxation laws, and at the same time he must have sound knowledge of the client's business and accounting and auditing standards, principles, etc. Updated knowledge of law, business, corporate, economic, taxation, knowledge of client's business,
knowledge of accounting and auditing principles, statements, standards, etc. इसके बाद फिर हमने बात की थी एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, और क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम को, उनकी पॉलिसीज को, उनके प्रोसीजर्स को इंस्टॉल करने की, या सॉरी डिजाइन करने की, एस्टेब्लिश करने की ऑब्जेक्टिव क्या है, जरूरत क्या है? दो चीजों। नंबर एक, पॉलिसीज आपको एस्टैब्लिश करनी है टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस की जो फर्म है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस करें। एंड नंबर दो, अंडर द सर्कमस्टांसेस जो रिपोर्ट वो बना रहे हैं वो एक एप्रोप्रिएट रिपोर्ट बननी चाहिए। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, legal and regulatory requirement and to ensure that reports issued are appropriate। इसके बाद फिर मैंने आपको दो लेवल बताए थे। एक लेवल आ जाता है फर्म लेवल। फर्म लेवल का मतलब है कि जब क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश किया जा रहा है एट द फर्म लेवल, किसी पर्टिकुलर एंगेजमेंट के लिए नहीं किया जा रहा, रादर ये पॉलिसी अप्लाई होंगी ऑडिट के लिए भी, रिव्यू के लिए भी, अदर एश्योरेंस के लिए भी, एज वेल एज अदर रिलेटेड सर्विसेज जो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है उनके लिए भी ये क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज परफॉर्म होंगी, यूज होंगी, एस्टैब्लिश किया जाएगा। दूसरा आ जाता है एंगेजमेंट लेवल। एंगेजमेंट लेवल है जब आप किसी पर्टिकुलर एंगेजमेंट, पर्टिकुलर असाइनमेंट, किसी पर्टिकुलर कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो आपको क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, किस लिए? कि आप जो भी ऑडिट का काम कर रहे हैं दैट शुड बी इन कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और जो ऑडिट रिपोर्ट आप बना रहे हैं दैट इज एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। अब आपको याद आ जाना चाहिए कि एंगेजमेंट लेवल पर कितने, एंगेजमेंट लेवल पर कौन कौन सी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी की बातें की थी हमने? 5 क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज की बातें की थी। कौन कौन सी? नंबर 1, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 2, कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स। नंबर 3, क्लाइंट कॉन्टिन्यूएंस एंड एक्सेप्टेंस रिलेशनशिप। नंबर 4, इंडिपेंडेंस। नंबर 5, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड द रिव्यू। देयर आफ्टर फिर बात आ जाती है एसक्यूसी 1 जो फर्म लेवल की बात करता है। फर्म लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज किन किन मैटर्स के ऊपर एस्टेब्लिश की थी? 7 मैटर्स के ऊपर। नंबर 1, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 2, एथिकल रिक्वायरमेंट। नंबर 3, इंडिपेंडेंस। नंबर 4, क्लाइंट कॉन्टिन्यूएंस एंड एक्सेप्टेंस। इन 4 को साइड करो, बाकी 3 की बात करो। बाकी 3 कौन कौन से थे? ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। तो एक फर्म को 2 लेवल के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करना होता है, एक फर्म लेवल पर और दूसरा एंगेजमेंट लेवल के ऊपर। तो आपको नंबर 1 तो यही याद रखना है कि एंगेजमेंट लेवल के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कौन से 5 मैटर्स को एड्रेस करता है? लीडरशिप, compliance of ethical requirement, compliance of independence, acceptance and continuance of client relationship, direction, supervision and review। ये 5 मैटर, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर का। तो भैया 5 नंबर तो हो गए हमारे फ्री के। फ्री के क्यों? मेहनत करी है नहीं, क्लास के अंदर तो शायद इस पे 1 घंटा लग गया होगा। फ्री के क्यों है? मेहनत कर रखी है। फ्री के इसलिए कि ये टॉपिक तो भूलने वाले नहीं हो आप लोग, ये तो याद रहने हैं। वैसे जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो फर्म लेवल के एलिमेंट्स के ऊपर आता है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम दैट आर प्रिवेलिंग एट द फर्म लेवल? 7 मैटर। लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। 4 तो वही है, कौन से? एंगेजमेंट लेवल वाले। और बाकी 3 ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड द मॉनिटरिंग। अब बात करते हैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। कौन सा पर्सन है जो लीडर का रोल प्ले करता है? जल्दी बताओ। सर एंगेजमेंट पार्टनर होता है। अच्छा, बिल्कुल सही कहा, एंगेजमेंट पार्टनर लीडर का रोल प्ले करता है। एंड अंडर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर व्हाट? 5 चीजें उसको कंसीडर करनी होती हैं।
क्या? कि जो काम हो रहा है दैट शुड बी इन कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। नंबर 2, जो ऑडिट परफॉर्म की जा रही है इट शुड बी इन कंप्लायंस विद जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज फर्म लेवल पर बनी है, वो एंगेजमेंट लेवल पर भी तो अप्लाई करोगे। फर्म लेवल वाइड है, उसी में से एक एक्टिविटी है ऑडिट, तो ऑडिट करते वक्त तो आपको ऐसे 220 को भी अप्लाई करना है और एसक्यूसी 1 को भी अप्लाई करना है। नंबर 3, जो रिपोर्ट बनाई जाए दैट शुड बी एप्रोप्रिएट। नंबर 4, यू मस्ट बी एबल टू रेज योर कंसर्न्स विदाउट एनी फियर। और नंबर 5, क्वालिटी जो है भाई साहब वो एक बड़ी असेंशियल आइटम है एंड इनडिस्पेंसेबल, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप उसके साथ। ये 5 बातें किसकी है? लीडरशिप की। इसको मैंने नोट भी कराया था शायद आपको, हाँ ये रहा ना। एज पर SA 220, engagement partner shall take the responsibility for the overall quality of an audit engagement to which that auditor has been assigned, that partner is assigned. As a part of this responsibility, engagement partner shall consider the following. Number 1, compliance with professional standards and legal requirement, compliance with firm quality control policies and procedure, issue of an appropriate audit report, ability to raise the concerns without fear, quality is essential and indispensable, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। दूसरा एलिमेंट क्या था हमारा एंगेजमेंट लेवल पर? कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस जरूरी है। एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना है कि फर्म के सारे पर्सन जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनका कंप्लायंस करें। एथिकल रिक्वायरमेंट्स मींस व्हाट? एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्राइजेस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कोड ऑफ एथिक्स में बताए गए हैं, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। एथिक्स क्या होते हैं और एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसको भी मैंने आपको नोट करवाया था। एथिक्स, they are the principles of the conduct which govern an individual or the group। कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे हमारे? 5। कौन कौन से? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इंटीग्रिटी वर्ड क्या कहता है? ऑडिटर, आप ऑनेस्टी के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपने काम को करेंगे। आपकी कोई भी ऐसी एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए विद एनी इंफॉर्मेशन जो फॉल्स है, मिसलीडिंग है या सिग्निफिकेंट फैक्ट को ओमिट करती है। तो यदि आपको ध्यान हो, हमने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पढ़ा था कि ऑडिटर ने एक ऐसी रिपोर्ट को सर्टिफाई किया जो फॉल्स स्टेटमेंट के ऊपर बनाई गई थी, ऐसी स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई किया। तो यहां पर ऑडिटर की इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाती है। नंबर 2, ऑब्जेक्टिविटी। ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू एनी बायसनेस, ड्यू टू एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा प्रिंसिपल वो बात करता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर की। ऑडिटर, आपको अपने काम को कॉम्पिटेंटली परफॉर्म करना है सो दैट जो ऑडिट आप परफॉर्म कर रहे हैं दैट शुड बी परफॉर्म्ड इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, एंड while performing the work due diligence, due care needs to be exercised. Fourth fundamental principle, and that is confidentiality. During the course of professional work, जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट की हमारी नॉलेज में आती है, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद द अदर्स। हाउएवर, we can share the information in 2 circumstances. Number 1, when it is required by law or regulation, and number 2, when the consent received from the client to share that information. And last one, professional behavior. Auditor जो भी काम कर रहा है उसके लिए जो नॉलेज चाहिए, अपनी नॉलेज को, लॉ की नॉलेज है या वो एनवायरमेंट की नॉलेज है, कंपनी के बिजनेस की नॉलेज है, उन नॉलेज को अपडेट रखें सो दैट जो उसका काम है वो एक एप्रोप्रिएट वर्क हो और उससे प्रोफेशन को डिसरिगार्ड या डिसक्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। तो ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जो कोड ऑफ एथिक्स में प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ दीज 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इसके बाद नंबर 3 पर जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है वो किस चीज की है?
वो है इंडिपेंडेंस के। ऑडिटर इंडिपेंडेंस के लिए क्या करें? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन विद इन द फर्म। किस लिए? सो एज टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करें? क्या कोई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करते हैं क्या? एनी थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, क्या कोई ब्रीच हुआ है इंडिपेंडेंस का? तो जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, इस इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करना है टू आइडेंटिफाई एनी ब्रीचेस टू इंडिपेंडेंस। और यदि कोई ब्रीच है या थ्रेट है, देन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू, या ईपी वर्ड यूज करेंगे, एंगेजमेंट पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन। किस लिए? ईदर टू एलिमिनेट दैट थ्रेट or to reduce the threat to an appropriate low level. But if in a situation auditor is not been able to eliminate the threat or to reduce the threat to an appropriate low level, then क्या करना चाहिए? Withdraw from the engagement unless prohibited by law and regulation. यदि लॉ एंड रेगुलेशन में प्रोहिबिशन नहीं है तो विड्रॉ कर जाइए एंड रिपोर्ट टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज इफ रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ। इसके बाद फिर फोर्थ टॉपिक किया था हमने, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप। और इसके अंदर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक टॉपिक लर्न करने को बोला था, एंड दैट वाज एग्जांपल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। एग्जांपल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन जो हमें लेनी चाहिए, जिसके बेसिस पर वी कैन कंसीडर वेदर टू एक्सेप्ट, वेदर टू कंटिन्यू और नॉट। वो क्या क्या एग्जाम्पल थे? नंबर 1, इंटीग्रिटी किसकी? एंटिटी के की ओनर्स की, मैनेजमेंट की, टीसीडब्ल्यूजी की। नंबर 2, कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल विद अस टू परफॉर्म दैट ऑडिट एंगेजमेंट। क्या हम कंपिटेंट हैं, कैपेबल हैं, हमारे पास टाइम है, रिसोर्सेस है इस ऑडिट एंगेजमेंट को करने के लिए? नंबर 3, क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती है, हमारी फर्म उस एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर पाएगी? दैट मींस इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। एंड नंबर 4, कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर जो हमारे सामने इधर इन द करंट पीरियड और इन द प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट आया था, जो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट डालता है हमारी कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी चाहिए। तो ये भी मैंने आपको नोटिंग में दिया था क्लास के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। उसके बाद डायरेक्शन, सुपरविजन एंड द रिव्यू। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर, क्या कि जो उसने अपनी एंगेजमेंट टीम को काम दिया है उनके काम को अप्रोप्रिएटली डायरेक्ट करे, उनके काम को सुपरवाइज करे। किस पर्पस के लिए? टू एंश्योर क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस किया है एंगेजमेंट टीम मेंबर्स ने, एंड उनके काम को रिव्यू करे इन अकॉर्डेंस विद द फर्म रिव्यू पॉलिसी एंड द प्रोसीजर्स। जो फर्म का रिव्यू पॉलिसी है कि एक पर्सन का काम दूसरा चेक करेगा, दोनों का काम तीसरा चेक करेगा, या पूरी टीम का काम दूसरा एंगेजमेंट पार्टनर चेक करेगा, तो जो भी फर्म की रिव्यू पॉलिसी है उसके हिसाब से रिव्यू किया जाना जरूरी है। एंड लास्टली कि जो रिपोर्ट बनाई जाए बाय द एंगेजमेंट टीम दैट इज एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। तो ये टॉपिक मैंने आपको लीडरशिप का और एथिकल रिक्वायरमेंट का तो नोटिंग क्लास में ही कराई थी। इन तीनों टॉपिक को मैंने आपको बुक में से करवाया था और इनके सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट फिर मैंने आपको यहीं पर रिवाइज करा दिया है। नाउ ये तो 5 एलिमेंट थे किसके? एंगेजमेंट लेवल के। अब बात करते हैं हम उन पॉइंट्स की जो फर्म लेवल के ऊपर चलते हैं। 4 पॉइंट तो कॉमन है, 3 पॉइंट नए हैं। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड द मॉनिटरिंग का। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इन सब में एक चीज तो एक कॉमन पैरा था जो मैंने आपको क्लास के दौरान भी बताया। एज पर SQC 1 फर्म इज रिक्वायर्ड क्या? टू एस्टैब्लिश व्हाट? क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स। किस लिए?
टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, किस चीज का? दैट। अब इन्हीं के रिलेशन में बातें कर लो, किसको ध्यान में रखकर? इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखकर जो ऑब्जेक्टिव थे कि जो हमारी फर्म के अंदर मैन पावर है, जो पर्सन्स हैं, दे आर कंपिटेंट, कैपेबल, वो कंपिटेंट है, कैपेबल है काम को करने में। और इसके लिए करना क्या चाहिए हमें? वी नीड टू हमें क्या क्या चीजों को इंश्योर करना है? रिक्रूटमेंट पॉलिसी, उनकी प्रमोशन पॉलिसी, कंपनसेशन पॉलिसी, उनकी कंपिटेंसी, उनकी कैपेबिलिटी, इन सब चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन, कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी, करियर डेवलपमेंट, बड़ी सारी चीजें थी। मैं आपको वहीं से एक बार इसको करवा देता हूं। ये वर्ड याद रखने हैं, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कैपेबिलिटी, कंपिटेंसी, करियर डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ पर्सोनल नीड्स। तो इसमें जो ये पहला पैरा है ये याद रखना है, ये दूसरे वर्ड्स ये याद रखने हैं। पहला पैरा वही है जो कॉमन चलता है। एज पर एसक्यूसी 1, फर्म शुड एस्टैब्लिश policies and procedure that are designed to provide it with the reasonable assurance firm has sufficient personnel with the necessary capability, competency and commitment to ethical principle necessary to perform the engagement in accordance with professional standard, regulatory and legal requirement, and to enable the firm or partner to issue the reports that are appropriate in the circumstances, and hence such policies shall address the following personal matter. क्या क्या? रिक्रूटमेंट, पी से आ जाएगा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्रमोशन, पर्सोनल नीड्स। सी से आ जाएगा कैपेबिलिटी, कंपिटेंसी, करियर डेवलपमेंट एंड द कंपनसेशन। तो इन पॉलिसीज को, इन मैटर्स को एड्रेस करना है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी के अंदर। फिर हमारे पास टॉपिक था इसके अंदर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि जो एंगेजमेंट टीम काम कर रही है, whether the engagement team persons are performing the work in compliance with professional and ethical standard, legal and regulatory requirement, and the audit report issued is appropriate in the circumstances। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? SQC 1 की, तो ऑडिट वर्ड यूज करने की जगह सिंपल रिपोर्ट वर्ड यूज करो। टू इशू द रिपोर्ट दैट आर एप्रोप्रिएट। यदि आप SA 220 के हिसाब से बात कर रहे होते तो हम वर्ड यूज करते हैं ऑडिट रिपोर्ट। रीजन क्या है? SA 220 ऑडिट से रिलेटेड है सिर्फ, लेकिन SQC 1 ऑडिट को, रिव्यू को, अदर एश्योरेंस को, रिलेटेड सर्विसेज को, सभी को तो कवर करता है। तो अब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर भी वही पॉइंट आएगा। एज पर SQC 1, firm should establish the policies and the procedure that are designed to provide it with the reasonable assurance that engagements are performed in accordance with professional standards, regulatory and legal requirement, and the reports issued are appropriate in the circumstances। तो जो ये पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज में बेसिकली कौन कौन से मैटर्स को एड्रेस किया जाना चाहिए? नंबर 1, कैसे एंगेजमेंट टीम को ब्रीफिंग दी जाती है ऑन एनी एंगेजमेंट, ताकि एंगेजमेंट टीम के मेंबर हमारे काम की ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड कर सके। तो ब्रीफिंग। नंबर 2, प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग द एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, चाहे वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, रिव्यू स्टैंडर्ड है, अदर एश्योरेंस स्टैंडर्ड है या रिलेटेड सर्विसेज के स्टैंडर्ड है। प्रोसेस किस चीज का? ऑफ एंगेजमेंट, सुपरविजन, स्टाफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग। मेथड किस चीज के? रिव्यू के। हाउ द वर्क परफॉर्म्ड बाय द एंगेजमेंट टीम मेंबर विल बी रिव्यूड। हाउ द वेरियस जजमेंट्स टेकन बाय द टीम मेंबर आर रिव्यूड। रिपोर्ट्स मेड बाय देम
need to be reviewed. Appropriate documentation of the work performed along with the timing and extent of the procedures performed, and process to keep the all policies and the procedures current. इन रिवीजन सेशन में मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि हम जब इन टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं तो कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, कोशिश मैं करता हूं बताने की, बट कई बार रह जाएगा क्योंकि क्लास में डिटेल में मैंने आपको बता रखा है कौन से टॉपिक लर्न करने हैं, कौन से टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं. सो जो क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है उसको आपको प्राइम इंपॉर्टेंस देनी है. रिवीजन का पर्पस सिर्फ क्या है कि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से इनके टॉपिक्स के आंसर्स को लिख पाए. ये सिर्फ एक वैल्यू एडिशन है आपके लिए चीजों को क्विक रिवाइज करने के लिए. सो सिर्फ इन्हीं के बेस पर डिपेंडेंट मत रहिएगा. जो ओरिजिनल क्लासेस हैं आपकी उसके अंदर जब मैंने क्लास में नोटिंग्स कराई हुई हैं, जिन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, जिस कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, उसका ध्यान जरूर रखिएगा साथ साथ. बट कोशिश मेरी यही है मैं रिवीजन में भी वो चीजें आपको बताता रहूंगा. बट हो सकता है क्योंकि रिवीजन में क्विक मैनर में करा रहा हूं ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सके. तो कई बार हो सकता है किसी चीज की इंपॉर्टेंस को बताना या किसी चीज की नॉन इंपॉर्टेंस को बताना स्किप हो सकता है. मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग क्या है कि जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, वेदर दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वो एडिक्वेटली बनाए गए हैं, क्या वो आज के सर्कमस्टांसिस में इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं, क्या टीम समझ रही है इन पॉलिसीज को, क्या इन पॉलिसीज में कोई चेंज लाने की आवश्यकता है. एज पर SQC1 फर्म आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएंगे जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे कि जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की, दे आर, ये कीवर्ड है, रेलिवेंट है, एडिक्वेट है, इफेक्टिवली ऑपरेट हो रही है एंड कंप्लाइड विद इन द प्रैक्टिस. कंप्लाई हो रही है प्रैक्टिस में. पर्पस क्या है इस मॉनिटरिंग का? वेदर the professional standard, legal and regulatory requirements are being adhered to, complied with. Whether the quality control system has been appropriately designed and effectively implemented. Whether the quality control policies and the procedure are appropriately applied so that reports that are issued by the firm or engagement partner are appropriate in the circumstances. तो ये हमारी एज पर SQC1 तीन मेन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज थी, ह्यूमन रिसोर्स की, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की एंड द मॉनिटरिंग की. राइट. चलिए अब ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया. अब इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इंडिपेंडेंस का. इंडिपेंडेंस एक बड़ा की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरी ऑडिट का. ऑडिटर को अपनी वर्किंग को इंडिपेंडेंट कर तरीके से परफॉर्म करना है. इंडिपेंडेंस ना केवल होनी चाहिए बल्कि दिखनी भी चाहिए. इंडिपेंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड द पर्सनल कैरेक्टर. एज पर द गाइडेंस नोट ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, द टर्म इंडिपेंडेंस इंप्लाइज कि जो एक पर्सन की, ऑडिटर की जजमेंट है, वो जिस पर्सन ने ऑडिटर को हायर किया था, मैनेजमेंट, उसके सबऑर्डिनेट नहीं होनी चाहिए. Judgment of a person shall not be subordinate to the directions of the person who might have engaged the auditor. इसका मतलब ऑडिटर अपने काम को परफॉर्म करें not on the basis of willingness of the management, rather on the basis of requirements of statutory provision, requirements of pronouncements of ICAI, requirements of the legal and regulatory requirements issued by regulatory bodies like RBI, NAFRA, SEBI, IRDA, etc. विजिबिलिटी. ऑडिटर की इंडिपेंडेंस ना केवल होनी चाहिए बल्कि दिखनी भी चाहिए टू ऑल द रीजनेबल पर्सन लाइक स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट, लेंडर, रेगुलेटर, etc. फॉर दैट पर्पस
एसए 200 ने इसके लिए दो की वर्ड दिए हैं, दैट इंडिपेंडेंस कंप्राइजेस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड इज ए स्टेट ऑफ माइंड। माइंड की कंडीशन है कि मुझे एथिकली काम करना है, मुझे किसी के इन्फ्लुएंस में, दबाव में आकर के काम नहीं करना, मैं अपने काम को परफॉर्म करूंगा इन कंप्लायंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये एक पर्सन का अपना पर्सनल एट्रीब्यूट है, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन दूसरी चीज है एट द सेम टाइम जो हमें इंश्योर करनी है, एंड दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। ऑडिटर का इंडिपेंडेंट दिखना भी जरूरी है कि जो थर्ड पार्टी है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना लगा सके। फॉर दैट पर्पस देयर आर वेरियस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी लॉ में, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर बनाई गई हैं, जिसके थ्रू ऑडिटर को इंडिपेंडेंस इंश्योर करने की कोशिश की गई है। जैसे सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो बात करता है कि कौन से पर्सन कंपनी के ऑडिटर बन सकते हैं और कौन से पर्सन डिस्क्वालीफाई हैं, दैट दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। इसके अलावा ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए सेक्शन 140 में प्रोविजन है, ऑडिटर को आप अपनी मर्जी से कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए एक ड्यू प्रोसीजर है जिसका कंप्लायंस करना जरूरी है, और टेन्योर से पहले हटाते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लानी पड़ेगी, कंपनी की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। इसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर और चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशंस के अंदर भी काफी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो रेज की गई हैं, जिसके थ्रू ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जाता है। तो इट इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। ये मैंने फिर आपको बड़े सारे एग्जाम्पल करवाए थे कि किस में माइंड की रिक्वायरमेंट है, कहां पर इंडिपेंडेंस अपीयरेंस की है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट था जो समझाने के लिए यूज किया गया था, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखना आपको। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस कितने थे? 5। कौन कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, इंटिमिडेशन, एडवोकेसी एंड कौन सा बच गया? फेमिलियरिटी। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हमारा अपना फाइनेंशियल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द एंटिटीज बिजनेस। तो ये इंटरेस्ट मेरा या मेरे रिलेटिव का जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, इधर डायरेक्ट जो मैंने खुद कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं या इनडायरेक्ट मेरे रिलेटिव्स ने खरीदे हुए हैं, ये मुझे इंडिपेंडेंट वर्किंग करने से रोकता है। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट of a professional accountant or of a relative. Example, direct or indirect shareholding in a client, undue dependence on the audit fees of a client. Self review, जहां पर आप अपने ही द्वारा किए गए काम को रिव्यू कर रहे हैं। When a judgment is being taken by you, now you are required to review that judgment. जजमेंट आपने दी है, पहले तो सोच समझ कर ही दी होगी ना, ये हम हमेशा मान कर चलते हैं, तो मैं अपनी गलती तो निकालने से रहा। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में बात करें, यदि मुझे कंपाइलेशन का काम दिया गया, मुझे कहा गया आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल कर दीजिए, और बाद में मुझे कहा गया इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप ऑडिट भी कर दीजिए। व्हेन आई एम कंपाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी ही बनाई हुई है, मैं तो ऑडिट रिपोर्ट 2 मिनट में बना करके दे दूंगा, मुझे तो कंपनी का नाम डालना है, डेट डालनी है, प्लेस डालना है, साइन करने हैं, बन गई ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से तो गलती ही नहीं है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, बनाई मैंने थी। दैट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फेमिलियरिटी, हमारी कोई भी रिलेशनशिप जिसके कारण हम क्लाइंट की तरफ बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक हो जाते हैं और उसकी गलतियों को हाइड करते हैं। It occurs because of a relationship. A professional accountant becomes too sympathetic to the interests of the others. Advocacy threat, when the auditor is promoting a position belonging to the client, जिसके कारण वो क्लाइंट की गलतियों को कभी हाईलाइट ही नहीं करेगा। जैसे एक एडवोकेट अपने क्लाइंट की कभी कोई गलती नहीं बताता, अपने क्लाइंट के बारे में उसे पता है कि उसने गलत किया, बट स्टिल ही इज सेइंग मेरा तो क्लाइंट सही है, मेरा क्लाइंट तो सही है। दैट इज एडवोकेसी थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट कब अकर होता है? व्हेन अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली,
और उसके ऊपर कोई प्रेशर है, किस चीज का प्रेशर, अगले साल ऑडिट कंटिन्यू नहीं करेंगे आपको। अगले साल फीस बढ़ानी थी, नहीं बढ़ाएंगे हम आपकी, यदि आपने हमारी गलतियों को हाईलाइट किया तो इस तरीके के प्रेशर, इधर एक्चुअल प्रेशर और परसीव्ड प्रेशर, जिसके कारण ऑडिटर इंडिपेंडेंटली अपने काम को नहीं कर पाता। तो ये 5 तरह के थ्रेट है: सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फेमिलियरिटी, एडवोकेसी एंड इंटिमिडेशन थ्रेट्स। क्या ऑडिटर को इन थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए कोई एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल। क्या इन थ्रेट्स को एलिमिनेट ही कर देना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इसके लिए ऑडिटर को करना क्या चाहिए? Before accepting the audit, relevant information is to be obtained. Based on that information, he needs to evaluate the threat. और आफ्टर इवेल्युएशन यदि कोई थ्रेट आइडेंटिफाई होता है, देन उसके ऊपर ही नीड टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, ईदर टू रिड्यूस द थ्रेट और टू एलिमिनेट द थ्रेट। और यदि थ्रेट एलिमिनेट ना हो सके तो देन विड्रॉ, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। तो ये सेफगार्ड का टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी नोटिंग मैंने आपको होमवर्क में दी थी। मैं एक बार रीडिंग करा देता हूं बुक में से ही आपको। Auditor should always be and appears to be. This is independence of mind and this is independence of appearance. ऑडिटर ना केवल इंडिपेंडेंट होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। Auditor should comply with all the key fundamental principles: integrity, objectivity, confidentiality, professional competence, professional due care, professional skepticism, professional judgments. Auditor should consider threats to independence before accepting audit engagement. In case any threat exists, auditor should not accept the engagement, or if accepting it, put the necessary safeguards that eliminate this threat. But if the threats cannot be eliminated, it means safeguards cannot be put in place, result withdraw कर जाइए, विड्रॉ कर जाइए फ्रॉम द एंगेजमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे याद आ गया, बता दूं इंपॉर्टेंट है। सो ये थे हमारे टॉपिक इन रिलेशन टू लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4। तो अब इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर ओवर करूंगा, और आपको तो कंटिन्यूएशन में इसका थर्ड पार्ट भी देखने को मिलेगा। बट स्टिल इफ यू बिलीव कि हाँ कोई टॉपिक जिसके ऊपर आपकी पकड़ कमजोर है, तो कोशिश करिएगा थर्ड पार्ट पर जाने से पहले उस पार्ट को एक बार और दोबारा से बुक में से रिवाइज करने की। ठीक, इसके बाद शायद ये मानकर चलो अब मौका नहीं मिलेगा और फर्दर रिवीजन का, वैसे तो मिलेगा बट मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मान लोगे तो बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी करोगे। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट कोई भी टॉपिक पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बाद में दोबारा देखिएगा थर्ड पार्ट को। और जो पार्ट वीक है, जहां पर पकड़ मजबूत नहीं है, उस पकड़ को मजबूत करिए, अच्छी तरह से लर्निंग करिए, बेशक रिटन प्रैक्टिस करिए। अभी समय है, अभी समय है, बाद में समय नहीं मिलेगा, इसलिए कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं विद द रिवीजन ऑफ रिमेनिंग टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1। एंड आई बिलीव कि जो पहले 2 पार्ट आपने कवर अप किए हैं, जो लेक्चर नंबर 1 to 4 को कवर करते हैं चैप्टर 1 के, उनके सारे टॉपिक्स में जहां पर भी कोई कठिनाई थी, कोई दिक्कत थी, पकड़ मजबूत नहीं थी, तो आपने उनके ऊपर नेसेसरी एक्शन ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2 रिमेनिंग टॉपिक बचे हुए हैं हमारे इस स्टैंडर्ड के, एक एसए 200 और एक एसए 210। दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एसए 200, इसका नाम याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड to express an
opinion whether the financial statements are being prepared in all material respect as per the requirements of applicable financial reporting framework. तो ये ऑडिटर को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करना है। इस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है? जी सर 5। कौन सी बेटा? 5। नंबर ए, कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट कौन सी? याद है आपको अच्छी तरह से। एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्राइजेस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल कवर्ड इन कोड ऑफ एथिक्स। कितनी है? 5। कौन सी? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। और दूसरा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कंप्राइजेस ऑफ माइंड एज वेल एज अपीयरेंस। ये है हमारी पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? एक एटीट्यूड, क्वेश्चनिंग माइंड का। हर एक चीज के आगे क्वेश्चन लगा देना चाहिए। अलर्ट होंगे तो क्वेश्चन लगेगा, अदरवाइज सो रहे हो तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। अलर्टनेस जरूरी है। दैट सर्कमस्टांसिस में एग्जिस्ट जो इंडिकेट करते हैं पॉसिबल मिस स्टेटमेंट को, मे बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आल्सो इंक्लूड्स व्हाट? critical assessment of, critical evaluation of audit evidences. Auditor should plan and perform an audit with professional skepticism. Professional skepticism हमें मदद करता है किन चीजों में? इग्नोर करना, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को इग्नोर नहीं करेंगे, अलर्ट रहिए। ओवर जनरलाइजिंग नहीं करेंगे हम। और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को डिटरमिन करते वक्त फालतू की गलत अजम्पशन को यूज नहीं करेंगे। तो यदि ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम करता है, ऑडिटर विल नॉट ओवर जनरलाइज, will not overlook unusual circumstances, will not use inappropriate assumptions in determining nature, timing, extent of audit procedure. इसके बाद फिर हमने इसके कुछ सिचुएशंस पढ़ी थी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स अलर्टनेस एज टू कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस, क्वेश्चंस ऑन रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, circumstances indicating possible occurrence of fraud, circumstances requiring need for audit procedure in addition to that prescribed by the standards on auditing. वैसे तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म किसी भी एरिया में हो सकता है। मैनेजमेंट बायसनेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। बट लिखने वही है जो आपको लिखवाए हैं। क्यों? स्टैंडर्ड में यही लिखे हुए हैं। अब क्या इसका मतलब दूसरे नहीं हो सकते? हो सकते हैं जो आपको बताई। पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये सारे ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जब इन स्टैंडर्ड को पढ़ोगे ना, सब में लिखी हुई है ये लाइन, ऑडिटर शुड बी रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट। बट जो ऐसे 200 ने एग्जाम्पल लिखे वही लिखने हैं, नंबर उसी के देंगे। कोई समझदार चेकर मिल जाए तो वो आपकी खुशकिस्मती है, आपके दूसरे पॉइंट्स को चेक कर देगा। बट खुशकिस्मती जनरली सीए के एग्जाम में बहुत मुश्किल से मिलती है। अब इसका दूसरा मतलब मत निकालिएगा कि खुशकिस्मती नहीं मिली तो इसका मतलब एग्जामिनर कैसा था। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, आप समझदार हैं, अपने आप समझ जाओगे। सो जो पेपर चेकर होते हैं वो कई बार क्या करते हैं, नहीं जो लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम में उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर चेक करते हैं। बट कुछ समझदार पेपर चेकर भी होते हैं जो आपके दूसरे पॉइंट्स को भी प्रॉपर तरीके से चेक करके उनके एप्रोप्रिएट मार्क्स देते हैं। बट ऐसी समझदारी काफी कम जगह पर देखने को मिली है आज तक पेपर चेकिंग में। तो इसलिए कोशिश करिएगा जो पॉइंट्स लिखे हैं उन्हीं को याद करके लिखने की। ठीक है, बढ़े आगे। तीसरी रिक्वायरमेंट और वो है प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है? एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस। किस फील्ड में? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड। किस लिए?
to make informed decisions that are appropriate in the circumstances. Professional skepticism, it is also to be exercised throughout the audit, and the matter जिन पर आपने प्रोफेशनल जजमेंट, नॉट स्केप्टिसिज्म, जजमेंट, जहां पर आपने प्रोफेशनल जजमेंट यूज की हैं उनको डॉक्यूमेंट भी करना है. और प्रोफेशनल जजमेंट always depends upon the facts and circumstances, because in one circumstances a matter may be considered material, but in the another circumstances that matter might not be considered significant or material one. So professional judgment always depends on the facts and the circumstances that are known to the auditor. Examples where professional judgments can be exercised: in determining materiality and the audit risk, in determining nature, timing, extent of the audit procedure, in evaluating sufficiency and appropriateness of audit evidences and audit procedure, drawing conclusions on the basis of audit evidences, and evaluating management judgments involved in financial reporting. यहां पे भी बड़े सारे पॉइंट और आ सकते हैं, एक दो मैंने लिखवाए हुए भी हैं. प्रोफेशनल जजमेंट तो पूरी ऑडिट में किसी भी मैटर के ऊपर 99% चांस है लेनी ही पड़ती है. सो प्रोफेशनल जजमेंट एक ऐसा एरिया है जहां आपको बहुत ध्यान से काम करना है. प्रोफेशनल जजमेंट बेसिकली आपकी अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है, क्या चीज सही है क्या गलत है. डिसीजन लेते वक्त ऐसा नहीं कि हां अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड रैंडमली कोई भी चीज का डिसीजन लिया. डिसीजन जो ले रहे हो, मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, इंफॉर्मेशन मटेरियल है इमैटेरियल है, मेरे काम की है नहीं है, ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है नहीं है, ऑडिट एविडेंस एप्रोप्रिएट है या नहीं, ऑडिट रिस्क ज्यादा है कम है, ये सारे मैटर पर प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई होती है. Hence, auditor is required to apply his knowledge, training, experience in the field of accounting, auditing, and ethical standard to make the informed decision in a particular situation based upon the facts and circumstances known to him. Fourth, sufficient appropriate audit evidences. Auditor is required to obtain sufficient appropriate audit evidence so as to reduce the audit risk to an appropriately low level. सफिशिएंसी किन चीजों को रेफर करती है? क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस को. एप्रोप्रिएटनेस किन चीजों को रेफर करती है? क्वालिटी, रिलायबिलिटी, रेलिवेंसी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस को. एंड हमारे जो ऑडिट एविडेंस है दे मस्ट बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एनफ सो एज टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एप्रोप्रिएट लो लेवल. जीरो पर तो हम ला ही नहीं सकते. ऑडिट रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड. बट अब यहां पर मैंने आपको रेगुलर क्लास में तो ऑडिट रिस्क भी फालतू में करा दिया था. यहां पे फालतू से इनका मतलब कि चैप्टर 4 में यूज होगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अभी कर लो. रिवीजन भी करा दूं क्या? कर लो, चैप्टर 4 में दोबारा कर लेंगे. ऑडिट रिस्क वैसे चैप्टर 4 का टॉपिक है. ऑडिट रिस्क दो मेन फंक्शंस. ऑडिट रिस्क कंप्राइजेस ऑफ टू मेन फंक्शन. वन इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और दूसरा डिटेक्शन रिस्क. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके आगे दो एलिमेंट है. वन इज इनहेरेंट रिस्क, दूसरा कंट्रोल रिस्क. तो मेरे पास इन टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 3. इनहेरेंट, कंट्रोल एंड डिटेक्शन. इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? ससेप्टेबिलिटी किसकी? एक अकाउंट बैलेंस की, ट्रांजेक्शन की या डिस्क्लोजर की. किस चीज की? मटेरियल मिसस्टेटमेंट की. कब? When related internal control does not exist, assuming that control नहीं है. तो यदि एज्यूम कर लें कि जो रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल रिक्वायर्ड हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो नहीं है, बना ही नहीं रखी उनकी पॉलिसीज, तो अकाउंट बैलेंस में, ट्रांजैक्शन में, डिस्क्लोजर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट की संभावना, दैट इज नोन एज इनहेरेंट रिस्क. नाउ व्हाट अबाउट कंट्रोल रिस्क? यही सेम चीज बट इन ए सिचुएशन व्हेन इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट बट नॉट इफेक्टिव. Susceptibility of an account balance, transaction or disclosure to a material misstatement when internal control fails. किसके लिए? To prevent, detect, correct what? Material misstatements in the financial statements. That is control risk. तो inherent risk non-existent internal control की situation में arise होता है. Control risk इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल की सिचुएशन में अराइज होता है. और ये दोनों कंट्रोल्स, दोनों रिस्क
कंबाइंड असेस किए जाते हैं बिकॉज दोनों ही इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है और इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट की ड्यूटी का पार्ट है। इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसीज को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। दूसरा रिस्क क्या है? डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या है? ऑडिटर के प्रोसीजर्स फेल हो गए टू आइडेंटिफाई अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्यों फेल हो गए? बिकॉज प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएटली डिजाइन नहीं किए गए थे, प्लान नहीं किए गए थे, परफॉर्म नहीं किए गए थे, या फिर ऑडिट की लिमिटेशंस है, ऑडिट सफर्स फ्रॉम सम लिमिटेशन। तो ऑडिटर की नेग्लिजेंस के कारण भी हो सकता है ये चीज, और विदाउट एनी नेग्लिजेंस भी हो सकता है। देयर ऑलवेज रिमेन्स अ रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन इफ ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये पढ़ा है ये लाइन आपने। एक रिस्क हमेशा है दैट इज ऑफ अनअवॉइडेबल नेचर कि कुछ मिस स्टेटमेंट में रिमेन अनडिटेक्टेड इवन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। राइट? तो ये थे 3 तरह के रिस्क जिनकी डिटेल चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड द डिटेक्शन रिस्क। 5वीं रिक्वायरमेंट क्या थी एसए 200 की? एसए 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, उसकी 5 रिक्वायरमेंट। नंबर 1 कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट, नंबर 2 प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, नंबर 3 प्रोफेशनल जजमेंट, नंबर 4 सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड नंबर 5 कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिटर को अपनी ऑडिट को कंडक्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग विच आर रेलिवेंट इन नेचर। ऑल रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स नीड्स टू बी कंप्लाइड विद। और एक स्टैंडर्ड कब रेलिवेंट बनता है? जब एक स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है अपॉन सम कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस एंड दैट कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट। तो उसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था ऐसे 510 का। 510 210 के एग्जांपल दे रखे थे मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर। So, auditor shall comply with all the standards that are relevant to audit। और एक स्टैंडर्ड रेलिवेंट होगा इन अ सिचुएशन जब उसकी एप्लीकेबिलिटी की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं एग्जांपल दिया था मैंने आपको 510 का, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस। यदि मेरा केस रेकरिंग ऑडिट का है तो 510 अप्लाई ही नहीं होगा, मेरी ऑडिट में 510 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी इफ इट इज ए केस ऑफ रेकरिंग ऑडिट। ध्यान है ना, इनिशियल एंड रेकरिंग याद होगा, बहुत बार पूछा है उसके क्वेश्चन क्लास में। नंबर 2 ऑडिटर, कई बार क्या होता है पूरा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है भैया, पूरा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है तो जितनी रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल है उनका कंप्लायंस कर लेंगे। जैसे इसके बाद अभी ऐसे 210 में पढ़ेंगे। ऐसे 210 में दोनों सिचुएशन है, इनिशियल भी है रेकरिंग भी है। यदि मेरा केस इनिशियल का है तो रेकरिंग की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी, यदि मेरा केस रेकरिंग का है तो इनिशियल की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। यही चीज है ना। तो पहला पॉइंट क्या है? Auditor shall comply with all standards that are relevant to audit. A standard is relevant for an audit if standard is applicable based on certain circumstances and those circumstances exist. Auditor shall comply with all relevant requirements of a standard if entire standard is not applicable। इसमें एग्जांपल 210 का ही है। इनिशियल के केस में रेकरिंग की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी, रेकरिंग के केस में इनिशियल की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। Auditor must have understanding of entire text of the standard including application and other explanatory material। ये ध्यान नहीं होगा, ये मैंने आपको फॉर्मेट के अंदर भी करवाया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। टू obtain overall objective, auditor is required to achieve the objective as stated in the इंडिविजुअल essay। हर एक स्टैंडर्ड के अपने ऑब्जेक्टिव हैं। यदि आपने हर एक स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव करने से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके ग्रुप में है 4 पेपर, 1 2 3 4, ओवरऑल क्या चाहिए 50%। बट यदि आप सब में 50 से ऊपर ले आते हो तो क्या ओवरऑल ग्रुप पास हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मान लो आपने यहां पर 40 लाए, क्या ग्रुप पास होगा? नहीं होगा। मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा यदि आपने किसी भी स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं किया तो। If auditor fails to achieve overall objective, auditor is required to modify the opinion or withdraw as appropriate। ये थे हमारे रिक्वायरमेंट्स एज पर एसए 205 रिक्वायरमेंट टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। नाउ
इसके बाद लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का आया था दैट वाज SA 210, दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और इसमें मैंने आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही करवाया। हर एक स्टैंडर्ड का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऐसे 210 का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एक्सेप्ट or to continue an audit engagement when the basis upon which the audit is to be performed agreed with the client. कैसे? By establishing the existence of precondition and common understanding of the terms between auditor and the client. दो चीजों का होना जरूरी है, प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती हो और टर्म्स की कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो ऑडिटर एंड क्लाइंट के बीच में। प्री कंडीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसकी कंप्लीट नोटिंग भी मैंने आपको कराई थी। डिटरमिन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट इज टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आपको एक्सेप्टेबल है। एंड नंबर 2, क्या मैनेजमेंट एक्नॉलेज करती है एंड अंडरस्टैंड करती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किन चीजों की? टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नंबर 2, टू एक्सरसाइज द नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम material misstatement and to provide the auditor with unrestricted access to the information required for audit, unrestricted access to the person within the entity to obtain some information, to inquire something, and to provide the additional information that is required for the purpose of the audit. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। Thereafter, requirements of SA 210, auditor की क्या रिक्वायरमेंट है इन रिलेशन टू SA 210 एट द बिगिनिंग ऑफ ऑडिट इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, फिर हम एट द बिगिनिंग ऑफ रेकरिंग ऑडिट करेंगे, फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट करेंगे। 3 केस थे हमारे। पहला केस ऑडिट की बिगिनिंग में व्हेन इट इज अ केस ऑफ इनिशियल ऑडिट, मैनेजमेंट ने शुरू में ही कुछ लिमिटेशन लगा दी, ओके बाय बाय, हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लिमिटेशन लगा दी, डू नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। कोई लिमिटेशन नहीं लगाई, प्री कंडीशंस को चेक कर लो, प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है, लेटर ऑफ एंगेजमेंट दे दो, मतलब आप ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, मैनेजमेंट से डिस्कस करो, उन्हें समझाओ FRF आपका गलत है, ठीक करिए, ये जिम्मेदारियां आपकी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की, इंटरनल कंट्रोल को एक्सरसाइज करने की, हमें इंफॉर्मेशन देने की। मैनेजमेंट मान जाती है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज डू नॉट एक्सेप्ट ऑडिट in case of unacceptable financial reporting framework or management does not accept their responsibilities. यदि मैनेजमेंट मान जाती है और आप लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू करते हैं, कितने एलिमेंट हैं ध्यान है इसमें? तो मैंने आपको सीए फाइनल के 2 क्वेश्चन करवाए थे। 5 एलिमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, responsibilities of the auditor, responsibilities of the management, identification of the applicable financial reporting framework जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी, एंड रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एंड ए स्टेटमेंट कि देयर माइट बी सर्कमस्टांसेस इन विच अ रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटर में तो शायद क्वेश्चन नहीं आए हुए, बट फाइनल में 2 या 3 बार क्वेश्चन आए हुए थे इसके। नेक्स्ट, रेकरिंग ऑडिट के केस में जब पिछले साल भी ऑडिट आपने की, अगले साल की ऑडिट की शुरुआत है, क्या दोबारा लेटर ऑफ एंगेजमेंट दूं? देखो, क्या आपको अपनी टर्म्स को रिवाइज करना है या पुरानी टर्म्स को रिमाइंड कराने की जरूरत है? यदि रिवीजन या रिमाइंडिंग की जरूरत है तो नया लेटर ऑफ एंगेजमेंट दे दो या पुराने लेटर के अंदर रिवाइज टर्म्स को रिकॉर्ड कर दो। लेकिन ना रिमाइंड कराने की जरूरत है ना रिवीजन की जरूरत है, इन दैट केस नो नीड टू इशू द न्यू लेटर ऑफ एंगेजमेंट। और ये सर्कमस्टांसेस बड़े 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 इंपॉर्टेंट थे। क्या? यदि मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड करती है आपकी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को, या टर्म्स में कोई रिवीजन करनी है, उसके अलावा तो 6 चेंज थे। मैनेजमेंट में चेंज आया, ऑनरशिप में चेंज आया, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस में चेंज आया, ये तीनों पॉइंट तो क्लाइंट से रिलेटेड हो गए, और ये तीनों पॉइंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में चेंज आया, FRF की रिक्वायरमेंट्स में चेंज आया, एनी अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में चेंज आया। दैट मींस सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं ईदर टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और टू रिमाइंड द एग्जिस्टिंग टर्म्स। बड़े इंपॉर्टेंट है 8 पॉइंट, एक भी नहीं भूलना है, एक भी नहीं भूलना।
जैसे खाना खाना नहीं भूलते तीनों टाइम का, उसी तरह से 8 पॉइंट में से कोई भी एक सिंगल पॉइंट नहीं भूलना। 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा, पक्का आएगा। और उसमें ऐसे 210 का रेफरेंस देके पहले ये चार्ट बनाना, पहले ये चार्ट बनाना, और उसके बाद ये 8 सर्कमस्टांसेस लिखना। एंड गारंटी देता हूं 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के बीच में मैनेजमेंट ने टर्म्स को चेंज करने की रिक्वेस्ट दी। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर द चेंजेस। क्या इनको चेंज करना जस्टिफाइड है? ध्यान है, मैंने आपको ब्रांच ऑडिट के एग्जांपल दिए थे, इसमें 2-3। यदि ऑडिटर को लगता है इससे मेरे एश्योरेंस लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैनेजमेंट का जो रीजन है वो जस्टिफाई है, ऑडिटर सेटिस्फाइड है विद द रीजन गिवन बाय द मैनेजमेंट, तो ऑडिटर इन मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और रिकॉर्ड कर देगा रिवाइज टर्म्स को इन द लेटर ऑफ एंगेजमेंट। बट भाई साहब ऑडिटर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सेटिस्फाइड आपके इन चेंजेस से, मैं चेंज नहीं करूंगा। ऑडिटर कहता है ठीक है कर लो पुरानी टर्म्स के हिसाब से, बात खत्म। मैनेजमेंट, ऑडिटर ने चेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए और मैनेजमेंट भी एरोगेंट है। मैनेजमेंट कहती है नई टर्म के हिसाब से काम करना है तो करो, पुरानी टर्म्स के हिसाब से काम नहीं करने देंगे। ठीक है, मेरे भी एथिकल रूल है, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल एंड डिटरमिन क्या मुझे इन सर्कमस्टांसेस को रिपोर्ट करने की जरूरत है टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज कि मैं ऑडिट छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? मैनेजमेंट ने मुझे टर्म चेंज करने के लिए कहा था और वो टर्म मुझे जस्टिफाई नहीं हो रही थी, मेरे रीजनेबल एश्योरेंस पर इफेक्ट पड़ रहा था, हेंस आई एम नॉट विलिंग टू कंटिन्यू, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये तो हो गया प्रोसीजरल एस्पेक्ट। फिर इसमें एक थ्योरेटिकल टॉपिक और था, और वो क्या था? कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर सकती है फॉर चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। नंबर 1, सर्कमस्टांसेस में चेंज आया जिसके कारण जो सर्विसेज की नीड थी वो अफेक्ट हो रही थी, मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड कर रही है एज द टू द नेचर ऑफ ऑडिट जो ओरिजिनली रिक्वेस्ट की गई थी। एंड नंबर 3, रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, चाहे वो मैनेजमेंट इंपोज कर रही है या वो सर्कमस्टांसेस के कारण है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है। मल्टीपल चॉइस में मिलेगा, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आंसर तक बता दिया आपको, मल्टीपल चॉइस में मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव में नहीं मिलेगा, और आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तीनों पॉइंट ये होंगे, नीचे होगा डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसके साथ चैप्टर 1 हो गया हमारा कंप्लीट, और अब आपको चैप्टर 2 की भी रिवीजन करनी है, और चैप्टर 1 और 2 की रिवीजन करने के बाद आपको देना है इस वीक का टेस्ट नंबर 1, वीकली टेस्ट 1, चैप्टर 1 एंड 2 का। ठीक, तो इसके साथ इस सेशन को करेंगे यहीं पर ओवर। चैप्टर 1 के तीनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तीनों पार्ट एक ही वीडियो में मैंने अटैच कर दिए हैं, और तीनों पार्ट इसलिए किए कि मेरा भी गला थक जाता है, मैं धीरे धीरे करके रिकॉर्ड कर देता हूं, और आपको भी एक मौका मिलता है कहीं पर यदि कोई पार्ट में किसी टॉपिक के अंदर आपकी पकड़ मजबूत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है या लर्निंग वीक है, तो वीडियो को वहीं उस पार्ट पर रोककर उस जो भी वीकनेस है उसको खत्म करो, तब अगले पार्ट पर बढ़िए। सो इसके साथ इस सेशन को करते हैं ओवर। और एक चीज और, सेकंड चैप्टर का जो रिवीजन वीडियो है, मैंने अभी लास्ट बैच के अंदर ही उसको नया बनाया था, और वो पूरा वीडियो मैंने बुक में से बना रखा है, बुक में से बना रखा है सेकंड चैप्टर का इंस्टेड ऑफ क्लास नोट। तो आपको जो सेकंड चैप्टर की रिवीजन करनी है वो क्लास नोट्स की जगह बुक में से रिवीजन करा रखी है, वहीं से आप उस रिवीजन को मैनेज करिएगा। और अब हमारा इंट्रोडक्टरी की रिवीजन भी हो गई, चैप्टर 1 की भी रिवीजन हो गई, चैप्टर 2 भी मैं साथ ही दे दूंगा, उसका अलग वीडियो, उसकी अलग फाइल दूंगा आपको। तो 3 फाइलें हो गई अब हमारी, इंट्रोडक्टरी की, चैप्टर 1 की एंड चैप्टर 2 की। और संडे के टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।